मॉर्निंग स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने परिवहन की संचार पढ़े थे। उसमें हमने दो प्रकार पढ़ने हैं। इसमें आंतरिक परिवहन और महासागरीय परिवहन, दो परिवहन के बारे में। तो ये वाले जो आपको बताए वो सारे के सारे महासागरीय परिवहन, और ये जो किसी भी देश के अंदर, किसी भी राष्ट्र के अंदर उसकी जो आंतरिक सीमा है, उसके अंदर अंदर जो जलीय भाग है, इसमें झील है और नदियां हैं, इनमें से जो परिवहन किया जाता है उसे आंतरिक जल परिवहन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में संचार के साधन क्या होता है? संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन करते हैं इंग्लिश में इसको। शुद्ध इसकी जो परिभाषिक शब्दावली है उसमें इसको संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का तात्पर्य होता है कि हमारे विचार किसी दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे के विचारों को हमारे तक पहुंचाने की जो विधि है, उस विधि का नाम होता है संचार। इस संचार के अलग अलग माध्यम हैं कि किस माध्यम से हम अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएं। तो अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना या दूसरे के विचारों को हमारे तक वापस लेना, ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो संचार कहलाता है। और फिर संचार के जो है वो अलग अलग माध्यम है, ठीक है ना। इसकी शैलियां हैं, इसमें परंपरागत संचार के साधन और आधुनिक संचार के साधन। परंपरागत संसाधनों में पुराने समय में पक्षियों को, जो पक्षी होते थे उनको, घोड़े थे, ऊंट थे, कबूतर या बाज, इन सबको संचार के माध्यमों के रूप में उपयोग लिया जाता था। उसके साथ साथ पहले क्या थे कि परिवहन के साधन थे वो संचार के साधन थे। यानी जैसे घोड़ा है तो वो परिवहन का साधन भी था, और उसी घोड़े पे चढ़ के उसी जगह पर हमें संचार के लिए किसी व्यक्ति को या किसी राजा महाराजा को या कोई भी जो सूचना होती थी वो पुराने समय में दी जाती थी। पुराने समय में इस प्रकार से प्रक्रिया की जाती थी। इसके अलावा जितने भी डाक होती थी हमारी, जो कागज लिखने वाली स्थिति होती थी, वो भी किसी न किसी परिवहन के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाई जाती थी। इसलिए पहले परिवहन के साधन ही संचार के साधन थे और संचार के साधन ही परिवहन के साधन थे। अब आधुनिक संसाधनों के अंतर्गत क्या है? जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राफ है, इंटरनेट है, आपके मोबाइल सेल फोन से हम फोन से घर बैठे दूसरी जगह बात करते हैं, किसी के माध्यम से हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सारे आधुनिक संसाधन है। अब संचार के साधन को, वो संचार के साधन है, परिवहन के साधन को थोड़ी बहुत मात्रा में आज भी परिवहन के साधनों को, जैसे कोई डाक होती है उसको रेल के माध्यम से, बस के माध्यम से दूसरी जगहों में पहुंचाया जाता है। तो दो प्रकार के संचार के साधन है। ये विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास में, उसकी उन्नति में, अगर उस देश के अंदर परिवहन के साधन और संचार के साधन उन्नत है तो वो राष्ट्र उन्नति करता है। यानी परिवहन के और संचार के साधन अगर विकसित हैं तो वो राष्ट्र जो है वो उन्नति की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार। विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब इसमें एक ही चीज है व्यापार की, एक आई है अंतरराष्ट्रीय। विश्व का मतलब तात्पर्य विश्व स्तर पर हम करेंगे, यानी व्यापार की गतिविधियों को विश्व स्तर पर करेंगे, इसलिए इसका नाम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से माना जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय क्या, पहले हम अंतरराष्ट्रीय को समझ लेते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समझ लेते हैं। राष्ट्रीय का तात्पर्य होगा अपने देश के अंदर ही, राष्ट्रीय का तात्पर्य होगा अपने देश में ही। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है दो या दो से अधिक देशों के बीच जो आपसे संबंध होता है, उन संबंधों को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। आपके पॉलिटिकल साइंस में भी ये शब्दावली आती है अंतरराष्ट्रीय संबंध। यानी चीन के साथ भारत के क्या संबंध है, चीन के साथ पाकिस्तान के क्या संबंध है, पाकिस्तान के साथ भारत के क्या संबंध है, अमेरिका के साथ भारत के क्या संबंध है, ये सारी चीजें आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बोलते हैं। और उन संबंधों के कारण ही उस देश के अंदर व्यापारिक गतिविधियां होती है। तो जो देशों के आपसी संबंधों के बाद विचारों का या वस्तुओं का जो लेन देन होता है, उस लेन देन को ही क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार के लिए की गई गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संज्ञा दी जाती है।
इसके अलग अलग प्रकार हैं, इसके अलग अलग प्रकार हैं। इसके अलावा पूरे विश्व के अंदर सभी देश जो हैं वो आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि हमारे पूरी पृथ्वी पर विविधताएं पाई जाती हैं, संसाधनों की विविधताएं पाई जाती है और मानव अपने विकास के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। और संसाधन एक जगह पर यानी पूरे विश्व में एक संसाधन जो है वो पर्याप्त मात्रा में एक जैसा कहीं नहीं मिलता, उसकी कहीं थोड़ी मात्रा है, कहीं ज्यादा मात्रा है, लेकिन मानवीय विकास की वृद्धि के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है। तो फिर वो क्या करता है कि जिस देश के अंदर अधिकता होती है उस देश के साथ व्यापारिक संबंध करके वो संसाधनों को प्राप्त करता है, और जिस देश के अंतर्गत कमी होती है तो जो अधिकता वाला है वो उस कमी वाले क्षेत्र में उसको पहुंचाता है। इसकी एवज में जो कमी वाले के पास दूसरा संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो भेज रहा है उसके पास जो दूसरा संसाधन उसकी कमी है, तो वो आपस में क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, इसको व्यापार कहते हैं। व्यापार के लिए अब जो एक शब्दावली चलती है कि मुद्रा के माध्यम से व्यापार। परंपरागत समय की अगर हम बात करें, पुराने समय की अगर हम बात करें, तो उस समय जो व्यापार किया जाता था वो वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार। असम के अंतर्गत एक गोडा जिला ऐसे नाम से क्षेत्र है, तो वहां पर अभी भी आदिवासी क्षेत्र, वहां अभी भी वस्तु का आदान प्रदान होता है। भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कोई मछली ले आया और कोई फल फ्रूट ले आया, फल फ्रूट वाले को मछली देते हैं, मछली वाले को फल फ्रूट देते हैं। इस तरीके से आज भी एक मेला होता है, उस मेले के अंतर्गत आज वस्तु का आदान प्रदान होता है। तो पहले क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है। तो व्यापार के लिए तीन चार स्थितियां ज्ञात करते हैं कि मुद्रा के माध्यम से अगर हम बात करें तो मुद्रा के माध्यम से कि मुद्रा से हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है मुद्रा से ले सकते हैं, वो भी एक व्यापार होता है। आपको जयपुर जाना है तो आप किसी बस में बैठोगे तो उसको पैसे दे दो टिकट के और उसके बाद में सफर करोगे, तो वो आपको जो सेवाएं दे रहा है उसके बदले वो आपसे पैसे ले रहा है, वो एक तरह का व्यापार होगा, ठीक है ना। तो मुद्रा के बदले आपको सेवाएं दे रहा है, बदले के आपको वस्तु दे रहा है। इसी प्रकार सेवा के बदले सेवा, जैसे एक डॉक्टर है और एक वकील है। अब डॉक्टर के पास एक वकील गया और उसने उसको कहा कि इस तरीके से मेरी बीमारी है, तो उसने उसको ठीक कर दिया और पैसे की बात है कि नहीं सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार कोई लीगल कार्य के लिए, कोई कानूनी गतिविधि के लिए उसको आवश्यकता पड़ी डॉक्टर को, तो वो वकील के पास गया, तो फिर वकील ने उससे पैसे नहीं दिए, तो वो एक दूसरे ने अपनी सेवाओं का क्या किया, आदान प्रदान किया, तो वो भी क्या है, व्यापार है। तो सेवाओं का, वस्तुओं का और विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे आपके पास किसी बैंक वाले का फोन आया कि भी इस तरीके से हमने लोन देना है, इस तरीके से ब्याज है, ये है, वो बैंक का व्यापार है, लेकिन वो किसके माध्यम से हो रहा है, विचारों के माध्यम से व्यापार। विचारों के माध्यम से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। इसलिए विचारों का, वस्तुओं का और जो आपके संसाधन है उनका जो आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, व्यापार। अब दो से दो विश्व स्तर पर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से। इसके कारण क्या है, क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया गया, ठीक है ना, क्या इसके परिणाम निकले हैं, क्या इनसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या दूसरे देशों के सामने समस्याएं आई हैं, उन सबका इसमें करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान। अब पर्यावरणीय समस्याओं में जो मानव बोल रहा है, पर्यावरणीय समस्याओं में हम क्या करते हैं कि पर्यावरण के अंदर जो समस्या, जो आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, ठीक है ना, आपके भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है या एवलांस है, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो हैं वो पर्यावरणीय समस्याओं में आती है। विभिन्न प्रकार की महामारियां हैं, ये जैसे भी चल रही है, ये भी पर्यावरणीय समस्या के रूप में ही इसको याद करते हैं, महामारी है। इसके अलावा जैसे अभी टिड्डी दल आया था, तो वो भी एक पर्यावरणीय समस्या के रूप में हम इसको शामिल करते हैं, वो एक आपदा के रूप में हम लेते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है ना, उन समस्याओं पर हम अध्ययन करेंगे और फिर उन समस्या के लिए सरकार के द्वारा या जन जागरण के द्वारा किस प्रकार से उसका समाधान किया जाता है और कौन सी नीतियां बनाकर किस प्रकार के उपचार करके हम उसका समाधान करते हैं। इस आपदा से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्री प्लानिंग हमारी क्या होती है। जैसा कि कोविड चल रहा है,
अभी जो कोरोना वाला चल रहा है उसमें ये है कि उसकी समाधान के लिए हमें सावधानी रखनी है। इलाज तो करवाना है जो पेशेंट होता है, इसके अलावा जिनके कोरोना नहीं है उनके लिए भी एक निर्देश जारी किया गया सरकार के द्वारा कि इस तरीके से आप क्या है कि बाहर जाए, घूमे, कहीं भी रहे, घर पे रहे, कैसे भी रहे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मुंह पे मास्क लगाना है या सैनिटाइज करना है या बार बार हाथ धोने, ये प्रिकॉशंस दिए गए हैं। वो क्या है, उस समस्या से लड़ने का एक समाधान है जब तक दवाई नहीं बन जाती। तो हमें इन सभी समस्याओं, कौन कौन सी समस्याएं, क्या क्या कारणों से वो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसका सीधा संबंध मानव से होता है क्योंकि मानव को प्रभावित करता है, इसलिए इन समस्याओं के बारे में हम अध्ययन करें। तो ये हमारे मानव भूगोल का जो ए भाग है, यानी हमारी पुस्तक जो है उसका जो ए भाग है, उस ए भाग के हमने मुख्य रूप से मोटा रूप से उसके बिंदुओं को हमने जाना। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 ये है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु, इसमें मुख्य रूप से छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से ये पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसको भी डिटेल से करेंगे। अधिकतम जो है वो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से आपको छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब इसमें आप पहले इसके बारे में जाने, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, ये मानव भूगोल की संकल्पना कैसे है। पुराने समय में क्या था, पुराने समय का मतलब हो गया कि भूगोल का पुराना समय। पुराने समय में क्या था कि भूगोल को प्राकृतिक स्वरूप के अध्ययन के लिए ही माना जाता था। जैसे मानव जो है वो अन्य जो जीव जंतु हैं जो अपना पर्यावरण के अंतर्गत रहकर जैसा अपना कार्य कर रहे हैं, वो मानते थे कि ये भी इसी पर्यावरण का एक हिस्सा है और वो इसके अंतर्गत प्रकृति जैसा जैसा रहती है उसका अध्ययन होता है। पुराने जो यूनानी विद्वान थे वो इस तरीके से इसके अंतर्गत शामिल थे और भूगोल को इस तरीके से उसका अध्ययन जो किया जाता था वो मानव वाले और अध्ययन को तो थोड़ा कम किया जाता, वेटेज दिया जाता था, लेकिन प्राकृतिक स्वरूपों के जो अध्ययन होते थे उनमें ज्यादा किया। यानी प्रकृति का वर्णन, पहले क्या था, यात्राएं चली थी, उन यात्राओं के माध्यम से भी क्या किया जाता था कि जो देखा गया उसका वर्णन किया है, पर्वत है या पठार है, ये इन सबका अध्ययन करके उसके स्वरूप में निकाला गया। भूगोल शब्द जो है, हम एक बार ध्यान रखें आपको, ज्योग्राफी जो शब्द है वो यूनानी भाषा की, यानी ग्रीक भाषा की। आपने 11वीं क्लास में एक बार रूपरेखा देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इसका विवरण कैसे हुआ, तो उसको मैं समझाऊंगा क्या। उसमें क्या है कि जैसे हम इसमें नाम लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो इंग्लिश वर्जन है ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। उसका मतलब होता है एक का जियो प्लस ग्राफो। उसको कई ग्राफिया भी कह देते हैं, कई ग्राफी भी कह देते हैं, कई यूनानी शब्द में ग्राफो। जियो का मतलब होता है लैंड और इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। जियो का लैंड का मतलब होता है भूमि और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन या व्याख्या करना, ठीक है ना। तो सीधा सा तात्पर्य होगा कि ज्योग्राफी शब्द जो है उसका तात्पर्य होगा कि भूमि का वर्णन करना। अब भूमि के वर्णन का मतलब हो गया कि प्राकृतिक तत्वों जितने भी पूरी पृथ्वी का जो भी, अब पूरी जितनी बड़ी पृथ्वी उतना बड़ा भूगोल, और पृथ्वी से बाहर के भूगोल का जो सूर्य, चंद्रमा, इसका जो प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन भी, सौर परिवार का अध्ययन भी, उन सबका अध्ययन भी हम भूगोल में कर सकते हैं। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे जितनी बड़ी भूमि का वर्णन करता है, जितनी बड़ी भूमि उसका उतना वर्णन, यानी पृथ्वी के हर हिस्से का वर्णन जो है वो ज्योग्राफी में किया जाता है। बात समझ में आई आपको? अब
ये ज्योग्राफी शब्द को हमने जो मीनिंग दिया वो दिया भूगोल में, वो जो नाम दिया ज्योग्राफी का जो तात्पर्य दिया वो भूगोल में। अब ये यूनानी शब्द से बना है, अंग्रेजी वर्ड में यूनानी शब्द, भारतीयों ने ये शब्द दिया क्योंकि यूनानी विद्वान जो थे, यूनानी विद्वान थे वो पृथ्वी को कैसा मानते थे, पृथ्वी को ऐसा मानते थे चपटी, गोल नहीं मानते थे, वो चपटी मानते थे। इस तरीके की जो तस्तरी होती है, इस तरीके की ये तस्तरी नुमा आकृति ये यूनानी विद्वान मानते थे। लेकिन हमारे भारतीय जो खगोलज्ञ थे, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने गणनाएं बहुत पहले गणनाएं, आर्यभट्ट बारामती वगैरह जो थे खगोलीय गणितज्ञ जो थे, उन्होंने गणना की और उन्होंने कहा कि इस अंतरिक्ष में या इस सौरमंडल के अंदर जो पदार्थ है वो पिंड के रूप में पाया जाता है। पिंड का तात्पर्य है गोलाकार आकृति के रूप में, ठीक है ना। उन्होंने बहुत पहले इस चीज को बता दिया है, लेकिन यूनानी विद्वान मानते थे कि ये किसके रूप में है, तस्तरी के रूप में, चपटी रूप में। हालांकि पूरा जो श्रेय जाता है वो यूनानी विद्वानों को जाता है, लेकिन उससे पहले भी हमारे तब ये कहते थे कि पिंड के रूप में। अब पृथ्वी जो है वो भी एक पिंड के रूप में, और है तो वो पृथ्वी पिंड के रूप में। अब पृथ्वी के लिए फिर अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाने लगा, तो पृथ्वी के लिए किस प्रकार का अध्ययन किया जाए। अब पृथ्वी के आपने पर्यायवाची शब्द सुना है, भू, भूमि, वसुंधरा, धरा, ठीक है ना, अवनी, पृथ्वी, ये सारे क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है। तो उसमें से उन्होंने एक शब्द दिया भू, भू माने भूमि, और भूमि किस रूप में है, पिंड के रूप में है, गोलाकार में। तो उन्होंने कहा कि भूमि के वर्णन के लिए जिस विषय का हमें नाम देना है उस विषय को उन्होंने नाम दिया भूगोल। तो ये भारतीय के द्वारा दिया गया। अब इसको इसके मीनिंग में इसलिए लेते हैं, इसको इसके मीनिंग में ये ऐसे कोई समानार्थी शब्द जो होते हैं ना हिंदी में, कि लगभग एक जैसे शब्द, इसका भी वही मतलब निकलता है और इसका मतलब वही निकलता है, इसका मतलब भी वही निकलता है, इसका मतलब भी वही निकलता है। तो इस तरीके से जो समानार्थी शब्द होते हैं उसको इसके अंदर शामिल किया है। तो मीनिंग में मान सकते हैं, समानार्थी शब्द में मान सकते हैं, लेकिन ये यूनानी के द्वारा दिया गया शब्द था, इसका इंग्लिश में हमने ज्योग्राफी किया गया, और ये जो था ये भारतीय के द्वारा गया। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी दो शब्द हैं, भू प्लस गोल, और इसमें क्या है, जियो प्लस ग्राफो। अब यहाँ गोल का मतलब वर्णन नहीं है, गोल का मतलब वर्णन नहीं है, गोल का मतलब है कि वो पिंड के रूप में, और वो पिंड के रूप में है उसको हम धरा कहते हैं। तो उस धरा का जिसने अध्ययन किया जाए उसके लिए एक नया शब्द उन्होंने इजाद किया जिसका नाम है भूगोल। अब चूंकि इसमें भी पृथ्वी का वर्णन होता है और इसमें भी पृथ्वी का वर्णन होता है, इसलिए हम ज्योग्राफी को भूगोल के रूप में मान लेते हैं। ज्योग्राफी मीनिंग ऑफ भूगोल या भूगोल मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, तो दोनों के हिसाब से इसको मान लेते हैं। जब ये भारतीय के द्वारा दिया गया है शब्द, और ये बहुत पहले दिया गया था शब्द उसके बाद में, लेकिन मुख्य रूप से इसको इसलिए माना जाता है कि जितने भी हमारे पे आक्रमण हुए थे उनमें जो अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था, अंग्रेजों का शासन हुआ था, तो अंग्रेजी सत्ता जो थी उस अंग्रेजी सत्ता ने लगभग सभी विज्ञानों का श्रेय जो है वो अपने में ले लिया आधुनिक स्वरूप में, और वहीं से उन्होंने क्या किया कि उसका पूरे संसार में प्रचार प्रसार किया। पूरे संसार में क्या किया, प्रचार प्रसार के नाम से जाना जाता है। तो अब ये एक शोध निकल रहे हैं कि इन्होंने जो बातें की थी वो भारतीय लोगों ने बहुत पहले कह चुके थे। तो इसी संदर्भ में हम इसको लेते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल की भूमि का क्या करना, वर्णन करना, ठीक है ना। अब इस ज्योग्राफी शब्द है, इसको नाम दिया था ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया एक विद्वान हुए थे इराटोस्थनीज, अब इराटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी आपने पुस्तक लिखी और उसमें हमने ज्योग्राफी शब्द नाम दिया। शब्द ध्यान रखना, शब्द। तो सबसे पहले इस शब्द को देने वाला जो था वो कौन था, इराटोस्थनीज था। इसलिए ज्योग्राफी शब्द में छोटा प्रश्न बन जाता है कि ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले
वाले विद्वान नो में एरोस्पेस प्रमुख है। यानी सबसे पहले एरोस्पेस ने इसको दिया, इसलिए इसको कहा जाता है ज्योग्राफी शब्द का पिता, द फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ड, फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ड इसे कहा जाता है, एरोस्पेस को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, छोटा प्रश्न आ जाता है कि ज्योग्राफी आप एक बार क्या होता है, ये मान के चलना है, वो सीधा सीधा हिंदी में पूछ लेते हैं आपसे कि भूगोल शब्द का पिता किसे कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होगी कि मैंने हिंदी में बता दिया आपको, इसका मीनिंग यही है। कई बार हिंदी मीडियम के बेस पे आपका आ जाता है, तो इंग्लिश में आएगा तो बोल देंगे द फादर ऑफ हू इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हू इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरोस्पेस। और अगर सीधा सीधा पूछ लेते तो कई बार हिंदी शब्द का मतलब ज्योग्राफी का हिंदी वर्जन करके बोल देते हैं कि भूगोल शब्द का पिता किसे कहा जाता है, या भूगोल शब्द का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो जनक या पिता, तो इसके रूप में उसका नाम आया एरोस्पेस। तो भूगोल भी पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी नाम से भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ज्योग्राफी शब्द के लिए कैसे। इसके अलावा लेकिन मैं बातें बताया आपको, इसके अलावा सबसे पहले भूगोल का जो स्वरूप था, उस स्वरूप को लिपिबद्ध करना या उसके संग्रहण करने का सारा काम जो था वो हेक्टियस थे, यूनानी विद्वान थे। अब मैंने यूनानी विद्वान जो कहा, ये भी एक सोचने वाली बात है। यूनानी, इसका विद्वान का तात्पर्य था कि वो क्या एक ही विषय के अंदर पारंगत नहीं होता है, उनमें कई विषयों का अध्ययन किया होता था और कई विषयों के बारे में शोध करते थे और कई विषयों के बारे में अपने विचारों को उन्होंने पूरे विश्व पटल के सामने रखा है। तो उसमें जिसने ज्यादा कार्य किया, जिस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा कार्य किया, उसको उसका उत्पादन कहा गया। इसके अलावा अन्य विषयों के अंदर भी उसका नाम आता है, जैसे आपके प्लेटो है, अरस्तु है, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन्होंने ज्यादा काम किया, इसलिए उसको ज्यादा पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड किया। लेकिन वो ज्योग्राफी में उन्होंने काम किया है, सोशियोलॉजी में भी उन्होंने काम किया है, रसायन विज्ञान में भी काम किया है, भौतिक शास्त्र में भी काम किया है। इसलिए वो किसी विषय विशेष के हिसाब से ना होगा, कई विषयों से जुड़े होते थे, तो उनको मुख्य रूप से नाम क्या लेते हैं, विद्वान नाम लेते हैं। तो यूनानी विद्वान, आप देखें कि जो यूनानी में ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा काम किया, उन्होंने भौगोलिक परिवेश को लिपिबद्ध करने का सबसे पहले सर्वप्रथम काम किया था, इसलिए इसको द फादर ऑफ ज्योग्राफी